स्टैटिस्टिक्स में हम करने क्या वाले हैं वही स्टार्ट में ये लिखा हुआ है, एक बार देखो इसको क्या कह रहा है। इन स्टैटिस्टिक्स वी डील विथ कलेक्शन, अरेंजमेंट एंड एनालिसिस ऑफ गिवन डेटा एंड देन कंक्लूड। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये जो ब्रांच है इसमें डेटा को कलेक्ट भी किया जाता है, अरेंज भी किया जाता है और फिर उसको एनालाइज भी किया जाता है ना। अब यहां क्या कह रहा है, हेयर वी आर मेनली कंसर्न विद द एनालिसिस। इनफैक्ट उस एनालिसिस का कंक्लूजन भी होता है, बट यहां हमें बस एनालिसिस से मतलब है। ठीक है ना। अब एनालिसिस में सबसे मेन जो काम होता है वो ये होता है, देखो क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज टू गेट वन सिंगल वैल्यू दैट डिस्क्राइब्स द एंटायर मास ऑफ द सोर्स ऑफ डेटा। इसका मतलब समझाता हूं। जैसे मान लो यहां पर मैंने मैथ्स के क्विज लिया 100 मार्क्स के, ठीक है ना, और फिर क्विज जब आपका हो गया तो हमने मार्क्स भी चेक किया, ठीक है ना, सबके कुछ कुछ नंबर आए। और मैं जब क्लास से बाहर निकला तो कोई सर मुझे मिले और उन्होंने पूछा कि अच्छा क्विज लिया है, कैसा किया है बच्चों ने। तो मैं वहाँ पे उन सर को थोड़े ना समझाऊंगा कि एक्स के इतने मार्क्स हैं, वाई के इतने मार्क्स हैं, है ना। वो तो ओवरऑल परफॉर्मेंस जानना चाह रहे हैं। तो मैं ऐसा क्या बोल दूं कि आपका जो पूरे क्लास की परफॉर्मेंस है वो वैल्यू उसको रिप्रेजेंट कर दे, है ना। जैसे एक हुआ कि भाई आप सबके मार्क्स का मीन मैं उनको बोल दूं कि ठीक है बच्चों ने ऑन एन एवरेज इस मार्क्स के आसपास परफॉर्म किया, ठीक है ना। तो ये जो मैं बोल रहा हूं एक वैल्यू जो आपके परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट कर रही है ना, इसी की बात यहां हो रही है कि वन सिंगल वैल्यू दैट डिस्क्राइब्स द एंटायर मास, है ना, ऑफ द सोर्स ऑफ द डेटा। ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू है जो मैं वहां बोलूंगा सर को, इसको कहते हैं हम सेंट्रल वैल्यू, है ना। और ये जो हमने मीन निकाला या जो भी और बात करेंगे इसको हम कहते हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, है ना। तो दो बातें, सेंट्रल वैल्यू और मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है ना। तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मेनली तीन चीजें होती तो बहुत सारी है ना, लेकिन हम यहां जो बात करेंगे मेनली तीन चीजों की बात करेंगे, मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है ना, ध्यान दो। तो मीन वेरी सिंपल, जिसको आप एवरेज कहते हो कि भाई जो आपके मार्क्स थे उनका मैंने एवरेज निकाल लिया, है ना। तो जो मैं सर को बाहर बोल रहा हूं वो यही बोल रहा हूं कि ऑन एन एवरेज बच्चों ने इस नंबर के आसपास परफॉर्म किया, ठीक है ना। एक होता है मीडियन। तो मीडियन का मतलब हुआ कि आपके जो मार्क्स थे उनको मैंने या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया, ठीक है ना, और मिड वाली वैल्यू को पिक कर लिया। अब इन केस ऑफ ऑड नंबर ऑफ डेटा मिड तो हमें मिल जाएगा, मतलब अगर 17 ऑब्जर्वेशंस है तो मिड हमें क्या मिलेगा, 17 प्लस 1/2, है ना, यानी कि 9। बोलो। लेकिन अगर 18 ऑब्जर्वेशंस है तो मिड तो 2 है, तो उस केस में दोनों का एवरेज लेते हैं। मतलब 18 ऑब्जर्वेशंस हैं तो 9th ऑब्जर्वेशन एंड 10th ऑब्जर्वेशन का एवरेज विल बी द मीडियन, ठीक है ना। और मोड होता है कि कौन से मार्क्स की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, कौन से मार्क्स की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है ना, उसको हम बोलेंगे मोड, ठीक है ना। अच्छा, इफेक्टिवनेस पे हमें बहस करनी नहीं है। अब पता चला क्या कि ये जो क्विज हुआ उसमें 4 बच्चे बिना पढ़े बैठे हैं, चारों के 0 आ गया और ज्यादातर सब ने 80, 90 ऐसे परफॉर्म किया, लेकिन किसी मार्क्स की एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो मैं बाहर जाके सर को क्या बोलूंगा कि ऑन एन एवरेज बच्चों ने 0 परफॉर्म किया है। मेरी बात समझ रहे हो। तो मैं इफेक्टिवनेस की बात नहीं कर रहा कि कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने में, ठीक है ना। तो हम तो बस ये टूल देख रहे हैं कि अच्छा ये टूल्स हैं जो सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करते हैं,
ठीक है ना। तो अब डेटा जो है 3 तरीके से इकट्ठा होता है, ध्यान दो। अगर छोटा स्केल है तो इंडिविजुअल डेटा, ठीक है ना। अगर स्केल थोड़ा बड़ा हुआ तो हम फ्रीक्वेंसी मोड पे चले जाते हैं, है ना। अब जैसे मान लो 10 ही स्टूडेंट क्विज देते तो वेरी सिंपल था, 10 का ऑब्जर्वेशन ले लेते, है ना। अब अगर मान लो आप 100 हो तो ज़्यादा सूटेबल क्या होगा कि भाई 95 कितनों के नंबर है, 94 कितनों के नंबर है, 80 कितनों के नंबर है, फ्रीक्वेंसी मोड में चले गए, ठीक है ना। और अगर मान लो कि 100 की बजाय मान लो 1000 बच्चों के बीच ये काम हो रहा है ना, तो फिर उस केस में क्या होगा, इंटरवल्स में बांट लेंगे, है ना। तो इंटरवल्स में बांट लेंगे मतलब भाई 90 से 100 के बीच कितने जने हैं, 80 से 90 के बीच कितने जने हैं, 70 से 80 के बीच कितने जने हैं, ऐसे करके। तो ये 3 तरीके से अपना डेटा अपने सामने आएगा और इन तीनों केस में हम मीन, मीडियन, मोड कैसे निकालेंगे पहले उस पर डिस्कशन करते हैं। तो जब तक डेटा डिस्क्रीट है ना, डिस्क्रीट मतलब 10 ही बच्चे थे, सबका दिख रहा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मोड मतलब बच्चे 100 थे, 150 थे, तो फिर हमने देखा किस मार्क्स की कितनी फ्रीक्वेंसी, है ना। और जब इंटरवल में चले गए तो ऐसे डेटा को ग्रुप डेटा कहते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो, सबसे पहले तो हम नॉर्मल केस में जब डेटा डिस्क्रीट है तो मीन कैसे निकालेंगे। अगर ऑब्जर्वेशन से x1 से लेकर xn तक तो उनका सिग्मा डिवाइडेड बाई n। अगर फ्रीक्वेंसी मोड में गए कि भाई xi ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी fi है, तो जरा सोचो, मान लो मैं कहूं कि 93 मार्क्स 4 बच्चों के हैं, तो 93 को 4 बार जोड़ें या 93 इंटू 4 करें, बात एक ही है। मीन निकालते वक्त 93 को 4 बार जोड़े या 93 को 4 से मल्टीप्लाई करें, बात तो सेम है, ठीक है ना। तो उस केस में हम ऊपर तो कर देंगे xi fi का सिग्मा और नीचे fi का सिग्मा। fi का सिग्मा मतलब सारे स्टूडेंट्स टोटल आ गए, ठीक है ना। ये कब है, जब क्या है, फ्रीक्वेंसी मोड पे है। अब यहां पर देखो एक बात लिख रहा है, इन केस ऑफ ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा मतलब 90 से 100 के बीच कितने हैं उसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, फिर 80 से 90 के बीच कितने हैं उसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ ग्रुप डेटा xi का रोल प्ले करेगा मिड वैल्यू ऑफ दैट इंटरवल। तो जैसे 90 to 100 है तो उसका मिड वैल्यू हो गया 95, समझ रहे हो, ठीक है। तो अब जैसे अब मीडियन की बात करते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है xi विच इज द मिड व्हेन द डेटा इज अरेंज्ड आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड मीडियन। इन केस ऑफ 2 वैल्यूज मीडियन इज देयर एवरेज। ये तो हुआ डिस्क्रीट के केस में, है ना। अब आपके सामने यहां पर फ्रीक्वेंसी मोड में एक डेटा है, फ्रीक्वेंसी मोड में एक डेटा है और आपको कह रहा है इस डेटा का क्या निकालिए, मीडियन, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें ये श्योर करना होता है, देखना ध्यान से, ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है। ऑब्जर्वेशन है 3 है, 6 है, 10 है, 12 है, 7 है, 15 है। दीज आर ऑब्जर्वेशन और ये उनकी फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें श्योर करना होता है कि डेटा इंक्रीजिंग सेंस में है कि नहीं, है ना। तो इंक्रीजिंग सेंस में या डिक्रीजिंग सेंस में, दोनों में। तो यहां पे देखो 3 6 के बाद कौन घुसा हुआ है, 10, है ना। जबकि 3 6 के बाद डेटा कौन सा होना चाहिए, 7। तो पहले हम यहां इसका करेक्शन करेंगे, ठीक है ना। तो करेक्शन करेंगे तो जरा देखो यहां पर xi और fi, ठीक है ना। xi और fi, तो यहां पर 3 का 3, 6 का 4, है ना, 7 का 13, 10 का 2, 12 का 8, 15 का 10, ठीक है ना। तो अब यहां पर क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ठीक है ना। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब यहां पे आप ये जोड़ते चले जाओ,
7, फिर 20 है ना, फिर 22, फिर 30, फिर और जो लास्ट में सम आएगा इसको हम बोला करते हैं n। जो लास्ट में सम आता है इसको हम बोला करते हैं n, ठीक है ना। तो यहां से n आपको क्या सजेस्ट करता है? टोटल नंबर ऑफ डेटा, मतलब कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है ना। तो अब अगर हमें मीडियन चाहिए तो हमें पहले क्या देखना होगा? n/2, ठीक है ना। अब n/2 कितना आया? 20 आया, ठीक है ना। तो n/2 20 आया, तो इसका मतलब बीच वाले कौन है? पहले तो इवन है, तो बीच वाला डेटा कितना होगा? 2, बोलो ना। तो कौन सा? 20वां और 21वां। नहीं समझ आया? मतलब 20th एंड 21st आर मिडिल, है ना। आर इन मिड, सॉरी, आर इन मिड, आर इन मिड। अब जरा देखो तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहां पर 20-21 पे है। तो देखो 20 आपको यहां दिखा। व्हाट डज इट मीन? ये 20 का मतलब 20वां डेटा अपना 7 है, बोलो। 20वां डेटा अपना 7 है, तो 21वां डेटा कौन होगा? 10 होगा। तो 20th डेटा इज 7, है ना। तो बेसिकली आप यहां कह सकते हो हेयर x20 इज इक्वल टू 7, x21 इक्वल टू 10। तो हम मीडियन की अगर बात करेंगे तो देयरफॉर मीडियन क्या हो जाएगा? इक्वल टू 7 + 10, आंसर हो गया 8.5। अच्छा, हल्का सा कैजुअल होंगे और अगर हम ये अरेंज नहीं किए, ये ऑब्जर्वेशन नहीं आया कि यहाँ 6 यहाँ 7 है, तुरंत गलत हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो एक तो यहाँ केयरफुल रहना, जानबूझ के ये इलस्ट्रेशन लिया, ठीक है ना। तो पहले तो यहाँ से दिमाग में सेट करो कि अब के बाद कभी भी देखो डेटा डिस्क्रीट है तो हमें कुछ डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं। खाली डिस्क्रीट डेटा पूछता तो बस मैं मीडियन मोड का डेफिनेशन बताता और आप कहते सर ये तो हो गया, है ना। हम किस में सीख रहे हैं? एक तो फ्रीक्वेंसी वाले पैटर्न में जब पूछेगा और एक जब ग्रुप्ड डेटा होगा, ठीक है ना। तो यहां से माइंड में सेट करिए कि कभी भी फ्रीक्वेंसी वाले पैटर्न पे हुआ डेटा और आपको मीडियन निकालने कहा तो ये प्रोसेस है, ठीक है। हाँ, जैसे 20 की बजाय 21 आता तो फिर मिड हमें एक ही मिलता, 21 + 1/2, ठीक है ना। अब यहां से सीधा सीधा हम इस पे आ जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अभी से 2 साल पहले जाओ, मतलब जब जेईई एडवांस ने इसको इंक्लूड नहीं किया था तो उस समय तक खाली डिस्क्रीट डेटा पूछता था। 2 साल 3 साल पहले चले जाओ तो डिस्क्रीट डेटा पूछता था, है ना। जैसे ही एडवांस में इंक्लूड हुआ तो ग्रुप डेटा में भी क्वेश्चन फ्रेम होना शुरू हो गया, तो अब बल्कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है ना। तो इसमें करना क्या है? आपको सीधा सीधा फॉर्मूला लर्न रखना है। अभी मैं इनफैक्ट अभी पॉज करके टाइम भी दूंगा, आपको लर्न करना है। पहले इस फॉर्मूले को समझते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया हुआ है, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल, है ना। तो आपको अगर ऐसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन कैलकुलेट करना है तो उसका एक फॉर्मूला है, वो देखो ये है, इट इज L + n/2 - f अपॉन स्मॉल f इंटू h। तो यहां पे पहले हम समझते हैं L n/2 ये सब का क्या मतलब है ना। तो इसमें सबसे पहले तो यहां लिखा हुआ है, देखो L = लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है ना। तो मीडियन क्लास का मतलब सबसे पहले आपको मैं समझाता हूं, ठीक है ना। तो मीडियन क्लास के लिए सबसे पहले तो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो यहां 18, 30 और 44, ठीक है ना। अब 44 को बाई 2 करो, कितना आया? 22, है ना। तो 44 टोटल डेटा 44 है, तो बाई 2 करोगे तो क्या होगा? 22 और 23rd, कहीं ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे आप देखो, चाहे 22 हो
या 23 हो, वो कौन से वाले इंटरवल में लाई कर रहा है ना, 12 से 18 में। मतलब जब हम डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो 22वां और 23वां डेटा कहाँ है, यहीं पे कहीं, ठीक है ना। तो ये जो मैंने गोला मारा, इस क्लास को हम कहते हैं मीडियन क्लास, जो मेनली कैपिटल एन से डिसाइड होता है। ये अपना क्या है, जहां फाइनल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड किया वो है अपना कैपिटल एन। तो कैपिटल एन से डिसाइड होता है कि कौन सा क्लास मीडियन क्लास है। पकड़ में आ गया। तो अब जैसे ही पकड़ में आया कि कौन सा क्लास मीडियन क्लास है, तो स्मॉल एल मतलब हो गया लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मतलब क्या हो गया 12, ठीक है ना। अब उसके साथ प्लस में n/2 क्लैरिटी। कैपिटल एफ क्या है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, कैपिटल एफ हो गया 18। और स्मॉल एच क्या है, क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास, है ना। तो क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है ना। तो यहां पर आपको जो मीडियन निकला वो क्या निकला, तो L हो गया 12 प्लस n/2, तो n/2 का मतलब हो गया 22 माइनस कैपिटल F मतलब 18 और अपॉन ये हो गया अपने पास कितना, स्मॉल f हो गया उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास मतलब 12 और इनटू h का मतलब हो गया 6। अब एक बार मैं पॉज ले, ठीक है। अब देखो, अब यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज 584, है ना। अब वेरिएशन देख रहे हैं कैसे कैसे पूछेगा। तो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज 584, मतलब यहां कैपिटल N है 584 and median is 45. Then we have to find mod of alpha minus beta. तो देखो सबसे पहले तो अगर कैपिटल N बोल रहा है 584, तो अपने को अल्फा प्लस 110 प्लस 54 प्लस 30 प्लस बीटा इज 584, ठीक है। और मीडियन अपना 45 दे रखा है, तो 45 जैसे ही दे रखा है तो हमें मीडियन क्लास दिख गया, मीडियन दे रखा है इसलिए मीडियन क्लास दिख गया। बोलो, तो स्मॉल एल दिख चुका है, स्मॉल एफ दिख चुका है, कैपिटल एफ दिख चुका है ना। तो कैपिटल एफ यहां से अगर देखा जाए तो मैं यहीं पर आपको यहीं काम कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर देता हूं। तो यहीं पर देखो, तो यहां पर अगर देखें तो यहां पर क्या हुआ, सी एफ अल्फा, ठीक है ना। क्या हो गया 110 प्लस अल्फा 164 प्लस अल्फा, इसी की जरूरत है, बोलो, है ना। तो अपने को सीधा सीधा वो मीडियन लिखना है, यानी कि 45 इक्वल्स टू L यानी कि 40 प्लस n/2 यानी कि 292 माइनस कैपिटल F यानी कि 164 प्लस अल्फा बाई स्मॉल f यानी कि 30 और इनटू h, खत्म। तो यहां से एक जगह से तो अल्फा आ गया, है ना, और दूसरी जगह से बीटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखा जाए तो यहाँ पे अल्फा क्या है, मैं सीधा आंसर लिख देता हूँ। आंसर यहाँ पे आ जाएगा, रुको मेरे पास है, हाँ, अल्फा आ जाएगा यहाँ पर 113 और बीटा आ जाएगा 277, ठीक है। चलो अब देखो, अब आते हैं मोड पे। तो मोड का मतलब क्या हुआ, xi having highest frequency is called mode, xi having highest frequency is called mode, ठीक है। अब आप देखो आपके सामने, अगर
अगर डिस्क्रीट डेटा है तो कोई मुद्दा है ही नहीं, मोड तुरंत पकड़ में आ जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी मोड में डेटा है तो भी कोई मुद्दा नहीं है, जहाँ सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दिखेगी वहाँ मोड पकड़ में आ जाएगा, है ना। तो हमें सीखना मेनली किस में है, ग्रुप डेटा में, कि ग्रुप डेटा में हम मोड कैसे निकालें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपके सामने है जिसमें ग्रुप डेटा है, ठीक है ना, और आपको इसका मोड निकालना है ना। तो फिर से वही बात, सारा खेल फॉर्मूले का है, आपको ये फॉर्मूला हर हाल में लर्न करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर मोड का मतलब हो गया, मोड का मतलब हो गया L प्लस। तो पहले L को समझते हैं, फोकस है ना, L को समझते हैं, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो ये मॉडल क्लास का क्या सीन है, तो आप देखो कौन से क्लास इंटरवल की सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो कौन से क्लास इंटरवल की सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, 45, ठीक है ना। तो 45 का मतलब 30 से 40, ठीक है ना, समझ रहे हो। इसका मतलब मोड तो यही है, इसी में कहीं है। अब उसका फॉर्मूला सेट किया गया क्या, कि आप इस मॉडल क्लास के लोअर लिमिट को ले लो L, और उसके साथ अब क्या जोड़ना है देखो, तो उसके साथ जोड़ रहा है F0 माइनस F1। तो F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, खत्म, क्या हो गया 45। F1 क्या है, अब इसमें ध्यान रखना है कौन प्रेसीडिंग है कौन सक्सीडिंग है। तो F1 मतलब पीछे, F2 मतलब आगे। तो F1 कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रेसीडिंग मॉडल क्लास, F2 कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास, ठीक है ना। तो F1 बोले तो इस फिगर के हिसाब से क्या हुआ 30, है ना, और F2 बोले तो क्या हुआ 35, ठीक है ना। और उसके साथ बाहर क्या मल्टीप्लाइड है, इनटू H। तो आप देखो इस डेटा का मोड आप मजे से निकाल पाए अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न है। तो L बोले तो 30 प्लस F0 यानी कि F1 यानी कि 30 और अपॉन 90 माइनस 30 माइनस 35 और H हो गया 10, आंसर आएगा 36। फिर मैं पॉज लेता हूँ। अब चलो, अब जब ये सीख गए तो देखो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। तो कह रहा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वर्किंग एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिलीज इन अ लोकेलिटी इज एज फॉलोज, ठीक है। अब एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। अब कह रहा है इफ द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 140, मतलब आपको यहां मोड दे दिया 140, आपको यहां मोड दे दिया 140, ठीक है ना। तो कह रहा है देन फाइंड बी, देन फाइंड बी, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले आपने जैसे ही मोड देखा 140 तो आपको मॉडल क्लास मिल गया, सॉरी आपको मॉडल क्लास मिल गया, और मॉडल क्लास के मिलते ही आपको L मिल चुका है, F0 मिल चुका है, F1 मिल चुका है, F2 मिल चुका है ना, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या होगा, आप जो 140 है उसको, अरे आप जो 140 है उसको क्या लिखोगे, आप इस 140 को लिखोगे L यानी कि 100 प्लस क्या हो जाएगा F0 यानी कि 37 माइनस F1 यानी कि, और अपॉन 2F0 यानी कि, और माइनस 37 सॉरी 33 है ना, और माइनस B और इनटू 50 B आ जाएगा, है ना। इसका मैं आंसर लिख देता हूँ, आंसर मेरे पास है 36। ठीक है सब लोग, ठीक है। अब फिर चल, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। देखो एक ऑब्जर्वेशन और है, समटाइम्स इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। हालांकि वो पीछे की जितनी चीजें हैं सब मतलब डिराइव होती हैं, ठीक है ना। ये वाला जो रिजल्ट है ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है, ठीक है, मोड, मीन और मीडियन।
कई सारे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ये कंक्लूजन है, ठीक है ना। तो कई बार इस पर भी सीधा सीधा क्वेश्चन होता है ना। पहले पूछता था, इन दिनों तो नहीं पूछता, इन दिनों तो फेवरेट है वही क्लास इंटरवल, ठीक है ना। क्लास इंटरवल पर क्वेश्चन होगा ज़्यादातर, ठीक है ना, अगर सेंट्रल टेंडेंसी पर हुआ तो। और अभी नेक्स्ट सेगमेंट आने वाला है, या तो ज़्यादातर उससे होता है ना, या फिर इससे होगा तो क्लास इंटरवल पर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है मोड प्लस 2 इंटू मीन इक्वल्स टू मीडियन। मैं ऐसे याद रखता हूँ 1 2 3 मोड मीन मीडियन, 1 2 3 मोड मीन मीडियन। तो एक बार इसको भी रटिए, 1 2 3 मोड मीन मीडियन। बट अब पढ़ रहे हैं तो एक बार को तो जानेंगे। अब देखो यहां से अब मेन चीज पे आते हैं, ठीक है ना। जितना इंपॉर्टेंट वो मेन कैलकुलेशन है उतना ही इंपॉर्टेंट ये मैनिपुलेशन है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो क्या है, कह रहा है x1 से लेकर xn तक कोई डेटा है, कोई ऑब्जर्वेशन है ना, जिसका मीन है x बार, ठीक है ना। तो यहां पे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि मैंने हर डेटा को a से डेविएट करा दिया, हर डेटा को वैल्यू a से डेविएट करा दिया। तो इसका इंपैक्ट नए डेटा का मीन निकालते वक्त क्या आएगा। तो यहां पर ये आपको कह रहा है कि अगर आपने हर डेटा को a से डेविएट करा दिया तो ये जो न्यू डेटा है उसका जो मीन आएगा वो पुराने मीन से उतना ही डेविएटेड आएगा। मतलब आपने हर डेटा को 2 घटा दिया तो जो उस केस में मीन आया था वो नए केस का मीन जो है वो पुराने मीन से 2 कम होगा। 2 जोड़ दिया तो पुराने मीन से नए डेटा का मीन 2 ज्यादा होगा, ठीक है। इस बात को हम कहते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। अब सोचने वाली बात है कि ये यहां क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, क्या मतलब है हर डेटा को डिस्टर्ब करने। तो जरा सोच के देखो कि आपको मैंने 100 नंबर का क्विज दिया और आप 1000 बच्चे हो, 100 नंबर का क्विज दिया, आप 1000 बच्चे हो, ठीक है ना। तो आपके मार्क्स का जो डेटा है ना, उसका कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट होगा, है ना। तो जरा ये सोचो कि अगर मुझे दिख गया कि ज्यादातर बच्चों के मार्क्स 75 के आसपास हैं, मतलब 75 पे कॉन्डेंस्ड है ना। तो अगर हमें इस डेटा का मीन निकालने कह रहा है तो क्यों ना हम हर डेटा को 75 से डेविएट करा दें। तो क्या फायदा हुआ, जो रिजल्टिंग न्यू डेटा है वो छोटा हो गया। हमने क्या करा, 75 से डेविएट करा दिया तो एक न्यू सिस्टम बना। इस न्यू सिस्टम का मीन निकाल लिया और पुराने सिस्टम में चले गए। कितने लोग अच्छे समझ गए क्यों। हमने यहां क्या फील किया कि मान लो यहां पर इस पुराने सिस्टम का मीन था 20 और आपने हर डेटा को 2 से डेविएट करा दिया, तो जो नया सिस्टम बना उसका मीन होगा 18, है ना। तो आपको पता है कितने से आपने डेविएट कराया, तो आपने कितने से डेविएट कराया, 75 से। अभी जो मेरा एग्जांपल था उसमें आपने कितने से डेविएट कराया और आपने न्यू मीन निकाल लिया, है ना। तो जो आपने न्यू मीन निकाला तो एक्चुअल मीन इस न्यू मीन से 75 ज्यादा होगा, क्योंकि रूल क्या है, जितने से आप डेविएट करा रहे हो उतने से मीन भी डेविएट हो, है ना। तो इसको हम कहते हैं कि हमने चेंज ऑफ ओरिजिन कर लिया, है ना। और क्यों इंट्रोड्यूस हुआ कैलकुलेशन में, टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन। मतलब आप अगर चेंज ऑफ ओरिजिन की क्लैरिटी रखते हो, है ना, चेंज ऑफ ओरिजिन की क्लैरिटी रखते हो तो आप छोटे डेटा को करोगे कैलकुलेट और मीन आप बड़े डेटा का निकाल रहे हो। उसके लिए न्यू सिस्टम में मीन आएगा, फिर हम पुराने सिस्टम में चले जाएंगे, ठीक है। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है चेंज ऑफ स्केल का, कि मैंने यहां पे जितना भी डेटा है उस सब को अगर a से मल्टीप्लाई कर दिया तो अच्छा, ये जो लिखा है ना मैंने, ये सब कैलकुलेट हो सकता है। आप इजीली एक लाइन में सोचोगे आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपने अगर हर डेटा को a से मल्टीप्लाई किया है तो आपका जो रिजल्टिंग डेटा बना उसका जो मीन निकालोगे वो पुराने डेटा के मीन का a टाइम्स होगा, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं चेंज ऑफ स्केल।
ठीक है। इसमें क्या होगा कि अब मान लो कि क्विज की ना बात करके, मान लो आपके स्कूल में एग्जाम है, 1000 नंबर का एग्जाम है, अलग अलग सब्जेक्ट है सारे उसमें, तो वहां पे खाली मतलब डेटा तो बड़ा हो गया, तो वहां पे आपको खाली चेंज ऑफ ओरिजिन से भी उतना मजा नहीं आया, तो आप क्या करोगे, किसी एक वैल्यू से हर डेटा को डिवाइड कर दोगे, सुटेबल वैल्यू, जिससे कुछ तो छोटा हुआ, ठीक है ना, और वो डिवाइड करके नए सिस्टम में मीन निकाल लोगे और फिर पुराने सिस्टम में चले जाओगे। हमारी बात समझे? तो हमने यहां क्या सीखा कि डेटा में कोई चीज मल्टीप्लाई होना या डिवाइड होना, मतलब उसका जो पुराना मीन था उससे जो नया मीन आएगा वो उतना ही मल्टीप्लाइड या डिवाइडेड होगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं चेंज इन स्केल, ठीक है। फिर कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर आप हर डेटा को उसके मीन से डेविएट करा दो और उसका सम ले लो तो हमेशा ये जीरो आएगा। ये तो विजुअलाइज भी कर लोगे, देखो क्यों, सिग्मा एक्स आई अलग अलग लगा दो तो सिग्मा एक्स आई हो गया क्या, एन इंटू एक्स बार, और उधर अपना एन इंटू एक्स बार है, ये कट के क्या हो जाएगा, जीरो। एक और नोट मैंने यहां लिख रखा है, ये भी कई बार सीधा यूज हो जाता है ना, ये तो इनफैक्ट हम अपने बाकी अदर कहीं कैलकुलेशन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जरा देखो तो यहां क्या कह रहा है कि हर मीन को ए से डेविएट करा दिया गया, सॉरी हर डेटा को ए से डेविएट करा दिया गया और उसके स्क्वायर के सम की बात हो रही है, उसके स्क्वायर के सम की बात हो रही है। तो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए अलग अलग वैल्यू ले रहा होगा, है ना, तो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए कैन टेक मैनी वैल्यूज, तो उन बहुत सारी वैल्यूज में से सबसे छोटी वैल्यू तब होगी जब ए अपना एक्स बार होगा, है ना, तो सिग्मा ऑफ एक्स आई माइनस ए का स्क्वायर विल बी लीस्ट व्हेन ए इज एक्स बार, ठीक है। अब देखो फिर एक होता है कंबाइंड मीन, कि मान लो एक डेटा है अपना x1 से xn, ठीक है, एक डेटा है अपना ध्यान दो, एक डेटा है अपना x1 से xn, इसके मीन की बात हो रही है, तो मीन क्या हुआ x बार, और एक डेटा है y1 से ym, है ना, इसके मीन की बात हो रही है, वो है y बार। तो अब अगर हम इन दोनों डेटा को मर्ज कर दें, है ना, मतलब अपने पास टोटल ऑब्जर्वेशंस कितने हो गए, m प्लस n, ध्यान दो अपने पास टोटल ऑब्जर्वेशंस हो गए m प्लस n, तो ये जो m प्लस n डेटा है अगर आप इसका मीन निकालोगे इसको बोलते हैं कंबाइंड मीन। तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ फर्स्ट डेटा इनटू उसका मीन प्लस नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ सेकंड डेटा इनटू उसका मीन और अपॉन n प्लस n, ठीक है। अब देखो यहां से अब हम एंटर कर गए डिस्पर्जन, है ना, तो अब देखो डिस्पर्जन का पर्पस क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है, इट मेजर्स द डिग्री ऑफ स्कैटर्डनेस ऑफ द डेटा अबाउट अ सेंट्रल वैल्यू, इट मेजर्स द डिग्री ऑफ स्कैटर्डनेस ऑफ द डेटा अबाउट अ सेंट्रल वैल्यू, ठीक है। अब सुना मेरी बात, यहां पर व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस थिंग डिस्पर्जन, पहले ये समझते हैं। तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं जिससे फील इजीली क्लियर हो जाता है। मान लो कि दो कंट्री, मान लो इंडिया साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज हो रही है ना, ये तो बहुत बुरी हालत रही तो मान लो 5 मैचेस की सीरीज हो रही है ना, और उसमें 2 बैट्समैन है ए और बी, कोई, ठीक है ना। अब ए का परफॉर्मेंस 5 मैचेस में 10 इनिंग्स है ना, तो वहाँ ए का परफॉर्मेंस रहा भाई मान लो 99, 78 टू 105, ठीक है, 86, है ना, मतलब ज़्यादातर वो मतलब 70-80 रन तो बना रहा है ना, 100, 125 तक भी गया, और 2-1 बहुत कम है ना। और एक बैट्समैन है जिसने 3 बार तो 0 दे दिया, है ना, 2 बार दोहरा शतक लगा दिया, ठीक है ना, फिर एक बार 50 रन बना दिया, फिर एक बार 2 रन बना दिया, ऐसा।
है ना। तो यहां पर एक सवाल उठ सकता है कि दोनों बैट्समैन में कंसिस्टेंट ज्यादा कौन। तो मैंने तो जानबूझ के ऐसा एग्जाम्पल दिया जिससे आपको ऑब्जर्वेशन से दिख जाए अरे ये तो ज्यादा कंसिस्टेंट, जानबूझ के ऐसा दिया, ठीक है ना। बट यही चीज डेटा में देखना पड़े, ठीक है ना, कि कोई भी डेटा, सुना ध्यान से, अब वो लाइन आ रही है, अरे ध्यान दो, कोई भी डेटा किसी सेंट्रल टेंडेंसी से कितना स्कैटर्ड है। अब सोचिए बहुत काम की चीज है ना। अगर मैं दो बैट्समैन की कंसिस्टेंसी बोलूं तो इसी से तो आप देखोगे। अब मान लो आपने डिसाइड किया कि ठीक है देखते हैं कि कौन सा डेटा मीन से ज्यादा स्कैटर्ड है। तो जो डेटा मीन से ज्यादा स्कैटर्ड है मतलब उसकी कंसिस्टेंसी कम, और जो डेटा मीन से कम स्कैटर्ड है तो उसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा, है ना। तो ये जो हम स्कैटर्डनेस की डिग्री मेजर कर रहे हैं इसी को हम कहते हैं मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, इट मेजर्स द डिग्री ऑफ स्कैटर्डनेस ऑफ द डेटा अबाउट अ सेंट्रल वैल्यू। अब वो सेंट्रल वैल्यू यहां मीन भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है, मोड भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन क्या बोल रहा है, ठीक है ना। तो अब हमें यहां पर डिस्पर्जन को मेजर करने के जो जो टूल्स होते हैं उनको पहले समझना है, ठीक है ना। तो इसमें पहला टूल है रेंज, ठीक है ना। फर्स्ट टूल है रेंज। तो रेंज का मतलब हुआ डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड रेंज, ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड रेंज। तो ये बहुत लल्लू काम है ना, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं। अब यहां से काम की चीज स्टार्ट हो गई, ठीक है ना। अब यहां पर एक टूल होता है मीन डेविएशन, है ना। तो बेसिकली इसको बोलते हैं मीन डेविएशन अबाउट अ वैल्यू, मीन डेविएशन अबाउट अ वैल्यू। तो अब पहले इसको समझते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, मीन डेविएशन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज द मीन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशंस ऑफ वेरिएट फ्रॉम देयर स्टैटिस्टिकल एवरेज से कैपिटल ए। अब स्टैटिस्टिकल एवरेज जो यहां बात हो रही है दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी, है ना। तो ये आपको लाइन ये कहना चाह रहा है कि आपको इस वैल्यू ए से, है ना, आप हर वेरिएट मतलब ऑब्जर्वेशन, इस वैल्यू ए से आप हर ऑब्जर्वेशन को डेविएट करा दो और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू का मीन ले लो। फिर से बोलता हूं, मान लो आपके पास ऑब्जर्वेशन है x1 x2 से लेकर xn, तो आप जिस स्टैटिस्टिकल एवरेज के अबाउट ये मीन डेविएशन निकालना चाह रहे हो तो आपको क्या करना है, हर डेटा को इस वैल्यू से डेविएट करा दो, मतलब a सबट्रैक्ट कर दो, है ना, और उन सारे नए डेटा का मॉड ले लो, है ना, और उस मॉड का मीन निकाल लो। तो हम उसको कहेंगे मीन डेविएशन अबाउट दैट वैल्यू। तो जैसे देखो यहां पे वही बात समझाई गई है कि अगर अपने पास डेटा है x1 से xn, ठीक है ना, तो मीन डेविएशन अबाउट a का मतलब क्या हुआ, देखो तो हर डेटा को हमने a से डेविएट करा दिया और उसके मॉड का मीन ले लिया, हर डेटा को a से डेविएट करा दिया और उसके मॉड का मीन ले लिया। तो जैसे हम उसके मॉड का मीन लेंगे तो हमें मीन डेविएशन अबाउट a मिल गया, ठीक है ना। और यही चीज अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चली गई, यही चीज अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चली गई तो यहां पर क्या होगा, अगर यहां मीन डेविएशन अबाउट ए करना है तो गौर करो जरा, xi को a से डेविएट करा दिया उसका मॉड और उसको फिर किससे मल्टीप्लाई कर दिया, fi, और नीचे क्या हुआ, कैपिटल N। कैपिटल N का मतलब क्या होता है, सिग्मा fi, जो लास्ट जहां तक पहुंचता है जोड़ के, ठीक है ना। तो मैं फिर एक बार पॉज लेता हूं, एक बार, चलो अब देखो इसको क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द मीन डेविएशन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम देयर मीन
इज 255, देन डी निकालना है, ठीक है ना। तो अब जरा देखो तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, है ना, इनका मीन निकालते हैं। तो मीन ऑफ दिस डेटा जब आप निकालोगे तो 1 प्लस डी प्लस 1 प्लस 2d अप टू, और डिवाइडेड बाई कितना, 101, ठीक है ना। तो ये हुआ क्या, आपको 101 और प्लस क्या 5050 डी और अपॉन 101 कितना आ गया, 1 प्लस 50 डी, ठीक है। और अब जरा देखो तो अपना जो डेटा है वो है 1 प्लस डी, ऐसे ही होता होता ये आएगा 1 प्लस 50 डी। इसके आगे वाला क्या आएगा, इसके पीछे वाला क्या आएगा, है ना। और लास्ट क्या जा रहा है, 1 प्लस 100 डी, है ना, 1 प्लस 99 डी, 1 प्लस 100 डी। अब जरा देखो, अब क्या कह रहा है, मीन डेविएशन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम देयर मीन। तो आपको हर डेटा को 1 प्लस 50 डी से सबट्रैक्ट कर देना है ना। अरे ध्यान दो, तो हर डेटा को जब आप 1 प्लस 50 डी से सबट्रैक्ट करोगे तो इधर का सीन क्या बना, जरा देखो, 0 डी, बोलो 2d, ऐसे ही कितना 49d 50d, और इधर क्या हुआ, माइनस डी माइनस 2d माइनस 50d, ठीक है ना। अब इन सब की एब्सोल्यूट वैल्यू को जोड़ना है, बोलो। तो इन सब की एब्सोल्यूट वैल्यू को जोड़ना है, तो बेसिकली मॉड डी आ गया और 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 50, और ये कितनी बार, 2 टाइम्स, बोलो, ठीक है। 0 की तो कोई वैल्यू रही नहीं, और यहां से फिर नीचे क्या, 101। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कितना है, 255। अब यहां से कायदे से तो मॉड डी, लेकिन ऑप्शन में सारे क्या हैं, पॉजिटिव है ना। तो इसका मतलब मॉड डी क्या हो गया, डी। तो देखो यहां पर ये क्या हो गया, अगर देखा जाए तो आप इसको क्या लिख पाओगे, मॉड डी, है ना, और इनटू 50 इंटू 51, और इधर हो गया 255 इंटू 10, है ना। तो देखो यहां से क्या हो गया, ये अपने पास मॉड डी इक्वल्स टू क्या बोल दोगे, ये 255 को काट दो, कितने बार, 5 बार, बोलो, हाँ 5, और नीचे लाओगे तो 10, तो 101 अपॉन 10 कितना आ गया, देखो, है ना। आंसर हम क्या बोल देंगे, बी, ठीक है ना। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन ऑफ द नंबर्स दिस इज 50, देन मॉड ए इज, ठीक है। तो अब जरा देखो तो इसमें डेटा टोटल कितना है, 50, है ना। तो बीच वाले के लिए आप पहले 50/2 करो, तो 25वां और 26वां, नहीं, दोनों का एवरेज इवन है ना, 2 होंगे बीच में, तो आप इसका मीडियन क्या निकालोगे, 25वां और 26वां, मतलब 25a प्लस डिवाइडेड बाई 2, है ना। यानी कि अपने पास ये क्या आ गया, 51a/2। अब देखो तो अपने पास क्या है, अब अपने को इसमें क्या करना है, ये देखो जरा, मैं इस डेटा को लिखता हूं, a 2a, है ना, क्या हो जाएगा 25a, ठीक है ना, 25a 26a, ऐसे ही 49a और 50a। अब आप क्या करो, हर डेटा को उसके मीडियन से डेविएट करा दो।
तो मीडियन से डेविएट कराओगे तो ज़रा देखो तो इस जगह से क्या होगा, a/2। अगला क्या होगा 3a/2, है ना, एंड सो ऑन। ये कितना होगा 49a/2, ठीक है। और इधर पीछे आओ तो समझ गए क्या, इधर कितना हो गया -47। इनफैक्ट लास्ट वाला सीधा लिखो ना, तो क्या हो जाएगा अपने पास -49a/2, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए, इनके एब्सोल्यूट वैल्यू का मीन। तो इनके एब्सोल्यूट वैल्यू का मीन तो ज़रा देखो तो सबसे पहले तो मॉड a/2 इसमें से निकाल लो, और 1 2 3 से कहाँ तक गए, और इसको कितनी बार ले लिया, उधर भी मिल रहा है और इधर भी मिल रहा है। और हाँ सॉरी, बिल्कुल यहाँ गलत ले लिया। 1 + 3 + 5 अप टू 49, ठीक है ना। और अपॉन क्या कर लेंगे 50, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कितना है 50, है ना। तो हमें चाहिए मॉड ए। तो अब जरा देखो तो n फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है n², है ना। तो ये कितने हैं 25 है। तो यहां से अपने पास ये क्या आ गया, जरा देखो तो मॉड a इंटू 25 इंटू 25 इक्वल्स टू 50 इंटू 50, ठीक है ना। तो देयरफॉर मॉड ए की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो आंसर अपना कौन सा हो गया, ठीक है। अब देखो, अब यहां से कह रहा है मीन, देखो क्या कह रहा है, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, अबाउट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो अब देखो मीन डेविएशन अबाउट मीन कह रहा है, तो यहां पर सबसे पहला काम क्या करना है, रुको ना, फिर इस केस में हम थोड़ा टेबल की ओर चले जाएंगे, ठीक है। देखो यहां से हम कहते हैं xi और fi। तो xi यहां पर 3 9 17 23 27, और यहां से 8 10 12 9 5, और एक कॉलम बना लेते हैं xi fi का, ठीक है। अब xi fi का कॉलम बनाओगे तो देखो हो गया 24 90, यहां से हो गया सॉरी हाँ 120 और 84 204, फिर 207, और ये 135, ठीक है। अब इसी का सिग्मा, तो इसको हम टोटल कर लेते हैं। तो 4 4 8 7 15 5 20, फिर 2 2 4 9 4 13 3 16, है ना, और एक हो गया तो 2 2 4 1 5, मतलब 660, है ना। तो अपने पास देयरफॉर x बार आ चुका है ना। क्या हो जाएगा 660, और अपॉन सारी फ्रीक्वेंसीज का सम कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इसका टोटल कितना है, तो 44, 12 8 20 10 30, हाँ ठीक है 44। तो यहाँ पर ये आ गया 44, कितना आ गया, तो 15, ठीक है ना। तो हमें इस डेटा का मीन पता है। अब यहीं पर एक कॉलम बना लेंगे मॉड xi माइनस x बार, मॉड xi माइनस x बार, ठीक है ना। तो अब मॉड xi माइनस x बार देखो, तो यहां पर आ गया 12, यहां पर आ गया xi माइनस x बार, तो 6 2 8 12, और यहां इसका टोटल कर लो, ठीक है ना। तो इसका टोटल करोगे तो ये अपने पास, नहीं सॉरी रुको अभी, हाँ fi इंटू xi माइनस x बार, ठीक है ना। तो fi इंटू xi माइनस x बार की बात करोगे तो ये अपने पास हो गया 96, ये हो गया अपने पास 90, फिर 24 72 60, और इसका टोटल कर लेते हैं। तो इसका टोटल करेंगे तो ये हो गया अपने पास 6 4 10 2 12,
9 1 10 क्या कहाँ पे xi माइनस, अच्छा ठीक है xi माइनस x बार, ये अपने पास रुको, ये अपने पास हो गया। xi माइनस x बार का मॉड ले रहे थे ना, तो x बार अपने पास है 15, तो 15 में से 3 गया 12, 15 में से 9 गया 6। हाँ यहाँ गलत, किसने लिखा दिया गलत, चुप रहे। देखो बाकी चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ 15 17 गया 2, फिर वो तो चेंज कर लेंगे, रुको ना। फिर अपने पास हो गया 23 और 15, तुम लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, 8, और फिर 27 में से 15 गया 12, अभी ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे 6 × 10 मतलब यहाँ क्या हो गया 60, तो ये यहाँ पर आ गया अपने पास 6 4 10 2 12 के 2 1 10 6 16 2 18 7 25 6 31 312। तो यहाँ पर अपना जो आंसर आएगा फाइनली वो क्या आएगा 312/40, ठीक है। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि ऐसा क्वेश्चन जब आया तो ऐसे टेबल के थ्रू जाइए, नहीं तो गलती हो जाएगी, इसमें कैजुअल नहीं होना, ठीक है ना। चलो अब एक जेईई एडवांस में आया हुआ एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब ये अपने पास ये डेटा है, ठीक है ना, और इधर ये अपने पास 4 चीजें हैं, PQRS, इधर 5 चीजें हैं, है ना, और मैच द कॉलम करना है। रफ पेज निकालो और जरा इसको सॉल्व करो फास्ट। चलो अब देखो यहाँ पे मैप करता हूँ, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने XI FI अरेंज कर रखा है ना, और अब ये कॉलम्स फिल करते हैं। क्यों फिल करेंगे, जरूरत पड़ेगी। तो देखो XI FI यहाँ पर फिल करते हैं, तो ये हो गया अपने पास 15, फिर 16, फिर 20, फिर 16, फिर 20 एंड 33। अब इसका टोटल कर लो, कितना आ रहा है 120, और FI का टोटल कितना आ रहा है 20। तो देखो मीन का काम खत्म हो गया, 120/20 यानी कि 6, ठीक है। मीडियन के लिए क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपनी 20/2 कितना आ गया 10, ठीक है ना। तो देखो जरा 10 पे आते हैं तो 5 4 9 4 13 है ना, इसका मतलब 10वां डेटा भी 5 है, 11वां डेटा भी 5 है। तो आप जब यहाँ पर 5 + 5/2 करोगे, मतलब बेसिकली मीडियन क्या आ गया अपने पास 5 + 5/2, मीडियन आ गया 5। अब फिर क्या कह रहा है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, है ना। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के चलो लिखा हुआ है तो ठीक है, बात एक ही होती है। यहाँ से क्या हो जाएगा 5 9 13 15 17 और 20, इसकी ज़रूरत अब एक्चुअली है नहीं, वो उसी समय थी, ठीक है ना। अब देखो बेसिकली 10 आया ना, तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें है, तो वहाँ से वो डिसाइड हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर XI माइनस मीन का मॉड, तो XI माइनस मीन का मॉड ये अपने पास आ जाएगा 3 2 1 2 4 5, ठीक है ना। और FI और दिस कर लेते हैं, तो 15 8 4 4 8 15, ठीक है ना। और इसका टोटल कर लेते हैं, किधर है 54, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो इसका काम खत्म कर देते हैं, 20 है ना 2.7, ठीक है। फिर यहाँ पर XI माइनस मीडियन करते हैं, तो 5 से घटा दो तो 2 1 0 3 5 है ना, 5 और 6, ठीक है ना। और इसका टोटल कर लेते हैं, कितना हुआ, हाँ हाँ अच्छा, अरे सॉरी इसको क्यों कर रहे हैं, सॉरी। FI से करो मल्टीप्लाई, तो FI से करोगे तो ये अपने पास हो गया 10 4 0 6 10 18। अब ये टोटल आ रहा है अपने पास 48, तो यहाँ पर हम कर देंगे 2 पॉइंट, ठीक है ना।
चलो अब यहां से आते हैं अब लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में, दैट इज वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है ना। तो बेसिकली जैसे मीन डेविएशन अबाउट अ सेंट्रल वैल्यू, वो एक तरीका हुआ डिग्री ऑफ स्कैटर्डनेस मेजर करने का। ठीक है ना। तो दूसरा तरीका होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन को समझने के लिए पहले समझना होता है वेरिएंस, है ना। तो वेरिएंस का फील क्या है, देखो वेरिएंस का फील है रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। रूट मीन स्क्वायर डेविएशन मतलब आप हर डेटा, सुना ध्यान से, हर डेटा को उसके मीन से डेविएट करा दो, है ना, और उसके स्क्वायर का मीन ले लो। मीन से डेविएट करा दो और उसके स्क्वायर का मीन ले लो। ठीक है ना। तो ये जो आप चीज निकाल रहे हो, है ना, इसको बोलते हैं, देखो क्या है, वेरिएंस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज द मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ वेरिएट फ्रॉम देयर मीन। ठीक है ना। तो सॉरी मैंने रूट बोल दिया वहां, नहीं सॉरी, मीन स्क्वायर डेविएशन, और वेरिएंस का जब रूट लोगे तब फिर आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। तो फिर से बोलता हूं, वेरिएंस का मतलब हुआ आप हर डेटा को मीन से डेविएट कराइए और उसके स्क्वायर का मीन लीजिए, है ना। और आपको स्कैटर्डनेस मेजर करना है, तो ये जो चीज आई, देखो आपने डायमेंशन चेंज कर दिया, स्क्वायर कर दिया है, तो इस चीज का जैसे ही रूट लोगे तो आपको वहां से स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फील क्या हुआ, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर वेरिएंस का एक कैलकुलेशन करते हैं। मान लो अपने पास डेटा है x1 x2 x3 अप टू xn, है ना। अब हमें वेरिएंस अगर निकालना है तो क्या होगा यहां पर, और मीन मान लेते हैं इस डेटा का है x बार, है ना। तो आपको यहां पर क्या करना है, xi माइनस x बार का स्क्वायर और i इक्वल्स टू 1 से n और 1 अपॉन n। ठीक है। अब इसको एक सिंपल फॉर्म में पहुंचाते हैं, वो केयरफुली देखना, और वहां से एक फॉर्मूला बन जाएगा 1/n, और अंदर होल स्क्वायर खोल लो और सिग्मा को सब में डाल दो। ठीक है ना। तो क्या होगा जरा देखना, 1/n और xi का स्क्वायर 1 से n, ठीक है, माइनस जरा देखो तो 2x बार अपॉन n बाहर आ गया, है ना, और अंदर क्या रहा, xi 1 से n, है ना, और माइनस सॉरी प्लस 1/n और x बार का स्क्वायर n टाइम्स जुड़ गया, तो आप क्या बोलोगे, n इंटू x बार का स्क्वायर, है ना। तो अब जरा देखो तो ये यहां पर xi/n x बार ही तो है, तो आपको ये क्या फील करा रहा है, ये फील करा रहा है 1/n इंटू xi स्क्वायर i इक्वल्स टू 1 से n और माइनस 2x बार का स्क्वायर और प्लस, है ना। तो फाइनली जो अपने पास ये वेरिएंस आया वो क्या आया, ये आया 1/n और xi स्क्वायर i इक्वल्स टू 1 से n और माइनस x बार का स्क्वायर। ठीक है ना। तो अब यहां पे आपको ये फॉर्मेट लर्न करना है अभी के अभी। ठीक है ना। क्या रहा कि आपको इस डेटा का वेरिएंस चाहिए, तो आप क्या करो, सुनो मैं कैसे लर्न रखता हूं, टेकन सिंगल के स्क्वायर का सम अपॉन n माइनस मीन का स्क्वायर, टेकन सिंगल के स्क्वायर का सम अपॉन n माइनस मीन का स्क्वायर, है ना। मैं अब देखो, अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे चले जाओगे, ठीक है ना, तो फिर फॉर्मूला कोई बड़ी बात है नहीं। यहां पर क्या बनेगा, इसके लिए थोड़ा बदलेगा, फर्स्ट वाले पार्ट के लिए, फर्स्ट वाले पार्ट के लिए क्या बदलेगा जरा देखो, fi xi का स्क्वायर, नहीं भाई xi का स्क्वायर में फ्रीक्वेंसी मोड़ गया तो x1 स्क्वायर जितनी बार है वो उतने से मल्टीप्लाई होगा, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, fi xi का स्क्वायर i इक्वल्स टू 1 से n, बाहर 1/n
और माइनस एक्स बार का स्क्वायर। और अगर क्लास इंटरवल वाले केस में चले गए तो फिर एक्स आई का रोल कौन प्ले करेगा? इंटरवल का मिड। क्लास इंटरवल वाले केस में एक्स आई का रोल कौन प्ले करेगा? इंटरवल का मिड। ठीक है ना। अब कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस, और ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना। क्या कह रहा है? x1, x2, x3 अप टू xn कोई डेटा है जिसका, अच्छा यहां पे ये बात तो मैंने यहां पे हाईलाइट कर ही दी कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसको हम ऐसे सिग्मा से डिनोट करते हैं, है ना। और वो कैसे निकलता है? वेरिएंस का स्क्वायर रूट। तो इनफैक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ ये सिग्मा, तो वेरिएंस का नोटेशन क्या होगा? सिग्मा स्क्वायर। वेरिएंस का नोटेशन होगा सिग्मा स्क्वायर। ठीक है। तो अब देखो यहां पर कुछ पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है कि अगर x1 से लेकर xn तक जो डेटा है, अगर x1 से लेकर xn तक जो डेटा है तो उसका अगर स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है, तो आपने अगर चेंज ऑफ ओरिजिन किया है ना, तो चेंज ऑफ ओरिजिन से नए सिस्टम में स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत काम की चीज है ना। तो सोचो ना, आपका ओरिजिन बदल भी गया तो भी आप क्या कर रहे हो? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, वो सेम वैल्यू आएगी। ठीक है ना। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर चेंज ऑफ स्केल है तो फिर वही इंपैक्ट डाल रहा है। तो क्या हो रहा है? ए से मल्टीप्लाई करो तो ए से, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा? चेंज ऑफ ओरिजिन से तो वेरिएंस पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चेंज ऑफ स्केल से क्या होगा? ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। चेंज ऑफ स्केल में ए स्क्वायर से नया वेरिएंस मल्टीप्लाई। ठीक है। तो अब देखो यहां पर, अब इस पर कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं और यहां के बाद ये डन हो जाएगा। देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सपोज अ पॉपुलेशन ए हैज 100 ऑब्जर्वेशंस, 101, 102, 103 अप टू 200. Another population B has 100 observations, 151, 152 up to 250. और दोनों का वेरिएंस है VA और VB, तो हमें VA बाई VB निकालने कह रहा है। बिना पेन यूज करे आंसर आएगा। देखो ये डेटा से ये डेटा 50 आगे है, मतलब क्या है? चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ ओरिजिन से वेरिएंस पे फर्क नहीं पड़ता। सोचो अगर आपको समझ है तो आप सीधा ही आंसर करोगे। तो कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ रखा है ना, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना। अब जाए देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है? लेट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 12 ऑब्जर्वेशंस बी 9/2 and 4 रेस्पेक्टिवली, है ना। तो मान लो अपने पास x1, x2, x3 अप टू x12 है ना, और मीन इनका दे रखा है और वेरिएंस दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है 4। अब कह रहा है later on it was observed that 2 observations were considered as 9 and 10 instead of 7 and 14. तो अब हुआ क्या? इनमें 2 ऑब्जर्वेशंस को गलत देख लिया गया, है ना। देखा गया क्या? 9 and 10, ठीक है ना। और वो थे एक्चुअली कितने? 7 and 14 थे। तो ये गलत देखा गया, ये सही है, ठीक है ना। तो अब कह रहा है करेक्ट वेरिएंस ऑफ दिस डेटा क्या होगा? अब सुनो मेरी बात। तो यहां पर सबसे पहले तो इसमें क्या हुआ? x1 मतलब बेसिकली आप क्या कहोगे? सिग्मा x1 क्या हुआ? सिग्मा x1 हुआ अपने पास 9/2। ये गलत वाला है, सॉरी, हाँ 9/2 नीचे अपॉन क्या? 12, ठीक है ना। तो यहां से अगर देखा जाए तो ये अपने पास दिस विल इंप्लाई सिग्मा x1 इज, है ना, 40, सॉरी ये हो गया अपने पास 54। अब सुनो, तो हमें तो मेन करेक्ट को देखना है ना। तो सिग्मा xi करेक्ट क्या होगा? सिग्मा x1 करेक्ट। तो क्या करते हैं? 54 में से हम ये दोनों सम को घटा देते हैं, बोलो। तो 54 में से हम 9 + 10 घटा देते हैं, है ना। और क्या करते हैं? 7 + 14 ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो हुआ क्या? अगर आप देखो
तो इधर अपने पास 21 और 21 माइनस 19 है ना, तो कितना आया 56। फिर देखो तो वेरिएंस के फॉर्मूले पर जब हम गए तो ये अपने पास क्या हुआ, तो सिग्मा x1 स्क्वायर है ना बाई 12 है ना, और माइनस मीन मतलब कितना 81/4। ठीक है, ये क्या था 4 था है ना। तो यहां से क्या हुआ, अपने पास सिग्मा x1 स्क्वायर क्या हो गया 12 इंटू क्या हो गया 16 है ना, प्लस 81/4। ठीक है, तो अब देखो यहां से क्या हुआ, ये अपने पास आ गया 81 प्लस 16 हो गया अपने पास कितना 97, और 97 इंटू 3 कितना हो गया 291। अब हम आते हैं सिग्मा x1 स्क्वायर करेक्ट, सिग्मा x1 स्क्वायर करेक्ट। तो अब करेक्ट के लिए क्या होगा जरा देखो, तो इसमें 291 में से हम 9 स्क्वायर प्लस 291 में से हम क्या 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर को कम करते हैं, और 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर को कम करते हैं, और 7 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर को जोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो कितना फर्क आया देखो, तो ये अपने पास 291 और माइनस ये हो गया अपने पास 181 और प्लस ब्रैकेट 181 और प्लस ये हो गया अपने पास कितना 196 और 49 245। ठीक है ना, कितना आ गया 355। ठीक है ना, तो अब क्वेश्चन क्या बोला था अपने को, करेक्ट वेरिएंस। तो करेक्ट वेरिएंस के लिए हम क्या बोलेंगे, करेक्ट वेरिएंस इक्वल्स टू क्या हो गया, तो 355/12 ठीक है ना, और माइनस 56 है ना अपॉन 12 का होल, जो भी आ जाए। ठीक है ना, इसका आंसर मैं लिख देता हूं, इसका आंसर अच्छा लिखा हुआ 31, वो तो यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है ना, अब देखो फिर कह रहा है द मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ सेट ऑफ 15 नंबर्स आर 12 एंड 14 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, 15 नंबर्स आर 12 एंड 14 रेस्पेक्टिवली। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ अनदर सेट ऑफ 15 नंबर्स आर 14 एंड x रेस्पेक्टिवली। तो एक काम करते देखो, x1 x2 x3 अप टू x15, इसका मीन कितना आ रहा है 12 एंड वेरिएंस 14। ठीक है, और ऐसे ही y1 y2 y3 अप टू y15, इसका मीन है 14। ठीक है ना, और वेरिएंस है x। ठीक है, तो अब देखो यहां पर कह रहा है इफ द वेरिएंस ऑफ ऑल 30 नंबर्स इन द टू सेट इज 13 है ना। तो अब देखो इसके लिए सबसे पहले तो हम ऊपर वाला डेटा लेते हैं, तो देखो जरा क्या होगा, सिग्मा x1 ये कितना हो गया 12 इंटू 15 कितना हो गया 180। ठीक है ना, और वेरिएंस है तो अपने पास क्या आ जाएगा सिग्मा x1 स्क्वायर। ठीक है ना, और अपॉन सिग्मा x1 स्क्वायर अपॉन 15 और माइनस 144, ये कितना है 40। तो देयरफॉर यहां से सिग्मा x1 स्क्वायर क्या बोल देंगे, तो उधर चले जाएंगे तो ये हो गया कितना 15 इंटू 158, रहने देते हैं इसको। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखो ऐसे ही सिग्मा y1 कितना हो गया 14 इंटू 15 कितना हो गया
220, ठीक है ना। और यहां से अपने पास सिग्मा y1 स्क्वायर अपॉन 15 है ना, माइनस 196 इज x। कहां पर? अरे कौन गलत लिखा दिया, ऐसे रुलाओ मत, जो 210, ठीक है ना। तो अब अपने से पूछा क्या है, क्या बोल रहा है, इफ द वेरिएंस ऑफ ऑल द 30 नंबर्स इन द टू सेट्स इज 13, ठीक है ना। तो वेरिएंस का मतलब क्या हो गया, जरा सोचो तो, सिग्मा x1 स्क्वायर प्लस सिग्मा और डिवाइडेड बाई 30, कंबाइंड डेटा की बात हो रही है, और माइनस क्या हो जाएगा, सिग्मा x1, हम चाहते तो कंबाइंड मीन भी निकाल सकते थे, बातें की होती, ठीक है ना। तो चलो कोई बात नहीं, तो यहां से सिग्मा x1 प्लस अपॉन 30 का स्क्वायर, बोलो दिस इज इक्वल टू कितना, 30। इसमें अननोन क्या बचा, x, ठीक तो है, बस यहां से कैलकुलेट कर लो, आंसर लिखा हुआ इसका 10, ठीक है। अब देखो यहां पर कह रहा है द मीन, इफ द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऐसा, ठीक है ना, इफ द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऐसा, है ना। अब कह रहा है अगर इसका मीन 28 है देन फाइंड इट्स वेरिएंस, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर क्या होगा, यहां पे आपको xi का रोल कौन प्ले करेगा, मिडिल टर्म, ठीक है ना। तो जरा देखो यहां पर हम जब इसका वेरिएंस निकाल रहे होंगे तो अपने पास क्या होगा, जरा देखो, 5 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, समझ रहे हो, ठीक है ना। और सॉरी एफ आई ना, क्या होगा, फ्रीक्वेंसी भी ना, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 15 का स्क्वायर प्लस x इंटू 25 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 35 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 4 इंटू 45 का स्क्वायर, और इसको डिवाइड कर देते हैं, क्या हो जाएगा 14 प्लस x से, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा, इफ द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इतना, तो 28 का स्क्वायर, है ना, ये अपने पास आएगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या कह रहा है, इफ द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 28 देन फाइंड x। तो अब इसमें तो x अननोन है, तो x अननोन है तो यहाँ पे मीन का यूज करेंगे। तो मीन का यूज कैसे करोगे, तो ये अब देखो यहाँ पर अपने पास एक और चीज है, क्या क्या 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 15 प्लस x इंटू 25 प्लस 5 इंटू 35 प्लस 4 इंटू 45 और अपॉन 14 प्लस x इक्वल्स टू x निकलेगा, वहाँ से आंसर आएगा। इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, आंसर इसका मेरे पास नहीं है, ठीक है, तो निकाल लें, आपस में मिला लें, ठीक है ना। अब देखो बस ये लास्ट स्लाइड पे है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है यहाँ पर ये वाला, कि लेट x1 से x18 बी 18 ऑब्जर्वेशंस। अब इस टाइप का भी आजकल खूब पूछ रहा है, तो ये केयरफुली देखना, ठीक है ना। लेट x1 से x18 बी 18 ऑब्जर्वेशंस सच दैट, पहला क्या दे रखा है, ये है ना, दूसरा क्या दे रखा है, ये, ठीक है। तो कह रहा है इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस इज 1 देन फाइंड मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ठीक है ना। तो देखो यहां पर एक टेक्निक हम लगाएंगे, है ना, एक बार 30 सेकेंड सोच। चलो अब मैं यहां क्या करूंगा पता है, देखना, सिग्मा xi माइनस बीटा का स्क्वायर i इक्वल टू 1 से 18 और इंटू 1/18, है ना, और माइनस सिग्मा xi माइनस बीटा, है ना,
i इक्वल्स टू 1 से 18 है ना, और 1/18 का स्क्वायर। अब मैंने क्या करा, चेंज ऑफ ओरिजिन का वेरिएंस निकाल लिया, चेंज ऑफ ओरिजिन का वेरिएंस निकाल लिया। तो चेंज ऑफ ओरिजिन से वेरिएंस पे फर्क पड़ना ही नहीं है, तो वहां स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 1, बोलो ना। तो ये डेटा क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अब जरा देखो, तो जरा इस डेटा को पकड़ते हैं, सिग्मा xi माइनस एल्फा i इक्वल्स टू 1 से 18 है अपने पास 36। तो मैं इसको यहां पर कर देता हूं 1 से 18 और xi माइनस बीटा है ना, और प्लस बीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू 36। कितने लोग बात समझ चुके हैं? ठीक है, यहां पे देखो तो ये अपने पास आ गया सिग्मा, वापस हाथ उठाना, कितने लोग समझ गए? देखो i इक्वल्स टू 1 से 18 और xi माइनस बीटा और प्लस 18 टाइम्स इक्वल्स टू 36। कुछ अच्छा फील हुआ? क्या होगा यहां से आप इसको क्या लिख दोगे, देखो जरा। तो ये अपने पास तो डेटा चूज कर लेते हैं 36/18 और माइनस, हाँ और सॉरी 90/18, ठीक है 90/18। और यहां पर देखो तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, जरा देखो तो, उधर भेज दो तो 36 प्लस 18 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा उधर भेज दिया, बोलो, और अपॉन 18 का स्क्वायर इक्वल्स टू, हाँ 18 का स्क्वायर, और उधर क्या हो गया इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। यहां से सीधा ही आपको डिफरेंस मिला, एक बच गया, इसका मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही।